बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या पे जो काम करने जा रहे हैं वो आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास है। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने मासा निकालने का एक यूनिक मेथड सीखा। और वो यूनिक मेथड था हमारा यूक्लिड डिवीज़न मेथड। यूक्लिड डिवीज़न मेथड, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा था कि ये कोई नई बात नहीं थी, पुरानी बात को नए ढंग से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमको बताया गया था। तो आज हम उसी बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और HCF मतलब मासा निकालने का एक और पुराना तरीका नए ढंग से सीखेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो कुछ परिभाषाएं हम लोग देखें ज़रा। जैसे हम लोगों ने पहली बात करनी है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो बेटा ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। भाज्य संख्या, बस अभी केवल और केवल बातों को ध्यान से आप लोग 5 मिनट सुनोगे, इसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट बनने लगेगा। तो हमने देखा भाज्य संख्या क्या होती है, और नेक्स्ट बात हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होती है। ज़रा इन दोनों बातों को देखो। तो ये अब हमारे लिए कोई नई बात नहीं है यार, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। हमने कहा भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाएं, डिविजिबल हो। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों। फर्स्ट इज 1 और वो खुद संख्या अपने आप में। तो भाज्य संख्या की बात में जैसे हमने कहा भाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, तो भाज्य संख्या क्या एक हमारी भाज्य संख्या है? तो एक का तो एक ही फैक्टर एक, तो एक हमारी भाज्य संख्या नहीं। दो देखो, 2 भाज्य है अभाज्य। 2 हमारी एक ऐसी संख्या है जिसका केवल फैक्टर 1 है और 2 वो स्वयं है, तो 2 हमारी एक भाज्य संख्या नहीं है। 3 की बात करें तो 3 भी हमारी उसका एक फैक्टर 1 है और अगला फैक्टर 3 वो खुद संख्या है। तो हमने देखा कि 1, 2 और 3 ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं हो तो क्या है, इस बात को हम बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लें कि भाज्य संख्या है नहीं, ये बात हम क्लियर कर पा रहे हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा में हमने देखा कि वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाएं, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ये परिभाषा हमें लिखने को नहीं आएगी, बस इस बात को केवल समझ लो कि भाज्य संख्या हम कहेंगे किसको। जैसे पहली भाज्य संख्या बेटा जो हमको मिलती है, आज से जान लो 4, पहली भाज्य संख्या 2 नहीं है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये ख्याल होता है कि पहली भाज्य संख्या 2 होती है। बेटा 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 1 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। तो पहली भाज्य संख्या आती है 4। अब इसका देखो, 4 को अगर हम देखें तो इसके फैक्टर ये 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से कटती है। तो 1 और 4 के अलावा भी इसका एक फैक्टर है, दैट इज़ 2, इसलिए भाज्य संख्या है। 5 हमारी भाज्य नहीं है। 6 अगली भाज्य संख्या हमारी 6 है। 6 कौन कौन सी संख्या से कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। इसी तरह से 8 भी हमारी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर 1, 2, 4 और 8 एंड सो ऑन। ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, एक और स्वयं के अलावा वो तीसरे भी किसी नंबर से कट पाए। बात आती है अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक और स्वयं के अलावा, यहाँ पे हम लिखेंगे एक और स्वयं के अलावा, यहाँ पे एक और स्वयं के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, कोई और अभाज्य गुणनखंड ना हो या कोई और गुणनखंड ना हो। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कह देते हैं। तो देखो, क्या 1 हमारी एक अभाज्य संख्या है? तो 1 का जब हम फैक्टर करने चले बेटा, तो हमने कहा 1 का तो एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। तो 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है।
इस बात का ध्यान रखना, एक हमारी ये भाज्य संख्या नहीं। दो में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो 2 को भाज्य संख्या मानते हैं। बेटा 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और इसका देखो जो फैक्टर है वो 1 और वो संख्या अपने आप में है, 1 और 2। ऐसे ही 3 ले लो, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3। अगली संख्या 5 के हमारे 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5। इसी तरह से 7 का भी 1 और 7 दो ही फैक्टर हैं। 9 बेटा देखो 9 के हमारे 1, 3 और 9 3 फैक्टर हो जाते हैं, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरह से 11 हमारी अगली भाज्य संख्या होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से भाज्य और अभाज्य संख्या को हम परिभाषित कर पाए। हमने कहा जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर, 1 और वो संख्या, वो अभाज्य संख्या हो गई, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाए, वो हमारी कहलाती है भाज्य संख्या। अब जो बड़ी बात आती है, तो इस तरह से हमने भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा देखी। भाज्य और अभाज्य संख्या में एक और बात है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि यार 2 हमारी एक भाज्य संख्या, बेटा 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो ये सम अभाज्य संख्या है। एक बहुत बड़ी बात, ये सम अभाज्य संख्या, बाकी दुनिया की कोई भी संख्या सम है तो वो अभाज्य नहीं है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी अच्छे कंपटीशन एग्जाम में, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि 2 हमारी एक सम अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 4 होती है। 2 के बारे में कंफ्यूज मत रहना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और दुनिया की एक ही वो ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या है। तो 2 हमारी एक सम अभाज्य संख्या है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इतनी बातें एक बार कंफर्म कर लो, इतनी बातें एक बार जज कर लो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे ज़रा। पहला पॉइंट, और ये बात बेटा हमें याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब कॉपी लेके हमें रटना नहीं है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। बेटा इस बात को हमारे दिमाग में, मतलब इस जजमेंट का हमारे दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए। ये होता है मैथमेटिक्स रटने का तरीका। मैथमेटिक्स रटने का तरीका ये नहीं होता सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो भूल जाएगी, कर ही नहीं पाओगे यार, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर मैथ छोड़ दो। खैर, तो हम पहला पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं, तो बात आई कि यार भाज्य संख्या हम लोगों ने देख ली, अभाज्य संख्या हम लोगों ने देख ली, वहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 आई, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आई, तो 1 कहाँ गई? तो 1 के बारे में ज़रा देखो। 1 हमारी एक ना तो भाज्य है, 1 के बारे में बताया गया ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात का हमें पता होना चाहिए कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। पहली बात। दूसरी बात जो अभी हम लोगों ने करी, 2 सबसे छोटी हमने कहा था 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो क्या इससे छोटी कोई विषम अभाज्य भी संख्या होती? नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। ठीक। तीसरी बात हम कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। बेटा जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो हमारी 4 है। 2 के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि सबसे छोटी सम संख्या 4 है। 2 के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है
और जो सबसे छोटी भाज्य संख्या निकल के आती है वो 4 है। और 4 कैसी भाज्य संख्या है? ये समभाज्य संख्या है, ये समभाज्य है। एक और बात कभी कभी हमसे पूछी जाती है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो देखो बेटा, 5 तो हमारी भाज्य है नहीं, 6 हमारी सम संख्या हो जा रही है, 7 फिर से हमारी भाज्य नहीं है, 8 फिर से हमारी सम संख्या हो जा रही है। तो जो चौथी बात अगर हम करें तो हम कहेंगे 9 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी ये विषम अभाज्य संख्या है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्वेश्चन बने ना बने ये हमारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में बड़ी मदद करता है। तो ये बातें एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन में हमें कोई समस्या ना हो। इतनी बातें नोट कर लो, उसके बाद हम लोग कुछ और आगे की बातें सीखते हैं। अब अगली बात हम देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? तो ये भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बट अभी तक हम लोगों ने अंकगणित में भी गुणनखंड पे काम किया है, बीजगणित पे भी गुणनखंड पे काम किया है। तो हमें पता है कि जो गुणनखंड किसी संख्या का होता है, अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। जैसे हमने वहाँ कहा कि एक संख्या है 4 और 2 हमारी एक दूसरी संख्या है। अगर ये 2 इस 4 को पूरी तरह से विभाजित करती है, मतलब इस 4 को 2 से अगर भाग दिया जाए तो ये कट जाए और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो हम कहेंगे ये जो हमारा 2 है ना, ये 4 का एक गुणनखंड है। हम यह कह पाएंगे 2 हमारा 4 का गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हो गया? आज ज़रा हम ये देखते हैं गुणनखंड है का मतलब क्या हो गया। ये बात तो हम लोग पहले से ही सीखते आए हैं कि अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर रही है तो वो संख्या जिसको विभाजित कर रही है उसका एक गुणनखंड होगी। ये बात हमें पता है। और यहाँ पे एक बात और हमें समझना है कि ये जो संख्या विभाजित कर रही थी ना 2, ये जो संख्या विभाजित कर रही होती है, जो संख्या को विभाजित कर रही होती है, जो संख्या विभाजित कर रही होती है और जिस संख्या को विभाजित कर रही होती है, बेटा लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है हमें। तो कौन सी संख्या विभाजित कर रही थी? 2। तो 2 हमारा गुणनखंड होगा, ये हमारा 2 एक गुणनखंड होगा, लेकिन किसका होगा? जिसको ये विभाजित कर रही है। और किसको विभाजित कर रही थी? तो ये 4 को विभाजित कर रही थी, तो हमने कहा ये 4 का गुणनखंड होगा। तो जो संख्या विभाजित करती है वो गुणनखंड होती है जिस संख्या को विभाजित करती है उसका। तो यहाँ पे 2 हमारा 4 का एक गुणनखंड कहलाता है। तो गुणनखंड का केवल और केवल इतना सा मतलब है कि ये देखा जाए कि अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर रही है, तो जो संख्या विभाजित कर रही होती है वो गुणनखंड कहलाती है। और किसका गुणनखंड कहलाती है? जिस संख्या को विभाजित कर रही होती है। तो शायद ये बात अब हमें क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलो इसका यूज हमें कहाँ करना है? क्लास 10th के सिलेबस में अगर ये बातें हमको पढ़ाई जा रही हैं तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं जा रही होंगी, इसका कोई ना कोई यूज़ तो होगा हमारे सिलेबस में। तो चलो देखते हैं इसका यूज कहाँ हमें करना है। आज का जो टॉपिक है ये छोटी छोटी बातों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। उन्हीं छोटी छोटी बातों को क्लियर करने के लिए और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये छोटी छोटी क्लास 2nd, 3rd, 4th वाली बातें आज हमको फिर से पढ़नी पड़ रही हैं। खैर कोई बात नहीं, उन्हीं पे बेस्ड हमारा कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन सॉल्व करना है, इसलिए हमने ये बेसिक बातें पढ़ी। तो इसका यूज हमें करना होता है। हमारे यहाँ एक गुणनखंड वृक्ष बनाने को आता है। अब कहोगे यार गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? देखते हैं ज़रा कैसे बनता है ये। अब देखो गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। इसमें हमारा कोई नंबर होता है। सबसे पहले हमें कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर था 16। तो हम करते क्या है इस गुणनखंड वृक्ष में? हम बात करें गुणनखंड वृक्ष। बेटा हम इस वृक्ष गुणनखंड में करेंगे 16 के गुणनखंड इस तरह से करते हैं
16 को हम ऐसे बॉक्स में बंद कर दिए। अब 16 का हम गुणनखंड ढूंढते हैं। 16 को पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करो। तो 16 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित कर सकते हो। तो हमने कहा भाई 16 का एक गुणनखंड 2 है, तो 16 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 16 को 2 से विभाजित किया, कितनी बार गया? जितनी बार जाएगा उसको हम इस तरफ एक बॉक्स में लिखेंगे। तो हमने कहा ये 8 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। तो अब देखो फर्दर 2 का तो अभाज्य गुणनखंड किया नहीं जा सकता, लेकिन अभी 8 का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। तो हम कहेंगे फिर अब 8 के गुणनखंड हम ढूंढें। तो 8 को फिर से 2 से विभाजित किया जा सकता है। तो 8 को जब 2 से विभाजित करोगे कितनी बार जाएगा? तो हमने कहा भाई ये 4 बार जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब इस 4 को फिर से विभाजित किया जा सकता है। तो 2 तो हमारा आ गया, 2 हमारा एक अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब इसे हमें अलग से विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन 4 को कर सकते थे। तो 4 को फिर से 2 से विभाजित किया जा सकता था, और अब ये जब 2 से विभाजित करते तो ये 2 आ जाता। मतलब यहाँ पे हमें 2 अभाज्य संख्याएं मिल गई। अब हम इसको फर्दर विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई, ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई। तो इसी तरह से ये देखो हमको एक वृक्ष टाइप का मिला कि ये हमारी जड़ हो गई, ये उल्टा वृक्ष है। वृक्ष को ऐसे भाई इसको अगर उठा के ऐसे पलटा के लगाओ, 16 को नीचे कर दो, बाकी चीज़ें ऊपर कर दो, तो ये दिखेगा कि यार कुछ पेड़ की तरह दिख रहा है। ऐसे समझो कि पेड़ को हमने ऐसे उखाड़ा और जड़ से पलट दिया, तो ये पेड़ की जड़, ये टहनियाँ ऐसे निकल के आई। तो टहनी के जो एक साइड में, जरूरी नहीं हर बार लेफ्ट साइड या राइट साइड, हमने कहा टहनी के एक साइड में वो अभाज्य संख्याएं लिखो जिनसे इनको विभाजित कर रहे हो, और टहनी के एक साइड में विभाजन के बाद जो भी हमारा भागफल आ रहा है उसको लिखो। तो हमने कहा भाई 16 को पहले 2 से विभाजित किया, 8 आ गया। 8 को फिर से विभाजित किया जा सकता था, तो हमने लेफ़्ट साइड में लिया, क्योंकि यहाँ भी हमने लेफ़्ट में ही लिया है। तो ये आ गया 4। 4 को फिर विभाजित किया जा सकता था, 4 को हमने 2 से विभाजित किया और ये आ गया 2। तो बस इस तरह से चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ कहीं कहीं एक स्टेप और भी दिया रहता है कि इस 2 को विभाजित कर सकते हो 2 से, तो ये 2 को विभाजित करोगे 2 से तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो यार ये बात तो हमें पता है कि 2 को 2 से विभाजित करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ज़रा देखो, अब हम अगर 16 को लिखना चाहें तो ये 16 बराबर हम लिखेंगे कैसे? 16 बराबर इसके जितने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो पहले 2 से विभाजित किया था, फिर 2 से विभाजित किया था, फिर 2 से विभाजित किया था, फिर 2 से विभाजित किया था। बेटा अगर ये स्टेप हम ना करते तो अभाज्य ये संख्या भी हमको मिल गई थी, और इसके बाद इसका विभाजन नहीं करते तो हम इसको 2 गुणे 2 लिखते। और अगर यहाँ तक हमने 1 ले लिया, यहाँ पर 1 तक ले आए, तो अब हमें ये नहीं लेना है, अब हमें इन चारों संख्याओं को गुणा करवा देना है। मतलब ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यही तो हमारा 16 था। तो ये कोई नई बात हमने नहीं पढ़ी, बस इसको रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका हमने सीखा। इसको हम कह देते हैं वृक्ष गुणनखंड विधि। मतलब इस गुणनखंड को हमने एक वृक्ष के फॉर्म में बनाया। कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि वो पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस तरह से, ये 2 8 16, फिर ये 2 से काटा 4 आ गया, और फिर 2 से काटा 2 आ गया, और फिर 2 से काटा 1 आ गया। तो एक साइड में वो अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, और एक साइड में वो जो भाग करने के बाद जो भागफल आता है उसको लिखते चले जाते हैं, और इस तरह से हमको ये वृक्ष मिल जाता है। बेटा ये काम हमें कॉपी में दर्शाना नहीं है, क्योंकि जब हमें बताया गया कि अभाज्य गुणनखंड वृक्ष अभाज्य गुणनखंड विधि से या वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो वृक्ष विधि हमारी ये है। ये कॉपी में दिख मत जाए, बाकी कर लेना अलग से, वो मैटर नहीं करता, लेकिन दिखना हमें कॉपी पे यही चाहिए, वरना एग्जामिनर गलत काट देगा, क्योंकि ये मेथड शो करने के लिए नहीं बोला गया था। तो शायद ये बात हमें समझ में आई होगी। बात अगर समझ में आई है तो एक क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड करते हैं, और जो बचा खुचा का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बातें नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है गुणनखंड वृक्ष की सहायता से 4095 के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे हमें 4095 का गुणनखंड निकालना था, और वो भी मेथड कौन सा लगाना था? गुणनखंड वृक्ष विधि। तो चलो हम करते हैं। हमने कहा भाई ये हो गया 4095,
तो अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे ये कट जाएगा। तो हम 3 से ज़रा चेक करें, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है। तो 3 से चेक करें हम, तो देखो 3 एकन्नी 3 हो गया, 1 बच गया, 3 तिरिक्का 9, 1 बच गया, 3 छक 18, 3 पचे 15। मतलब ये 3 से कट रहा था, तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे इसको। 3 से काटेंगे तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा, भागफल हम इधर लिखेंगे, इधर वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे इसको भाग दे रहे हैं, और इधर जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे। तो इसको हम 3 से जब कैंसिल करेंगे तो 3 एकन्ने 3 आ जाएगा, 3 तिरिक्का 9 आ जाएगा, फिर 3 छक 18 और 3 पचे 15, ये 1365 आ गया। इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये तो हमारी अभाज्य गुणनखंड में से अभाज्य संख्या मिल गई, लेकिन ये संख्या फर्दर डिवाइड हो सकती है। तो अगर ये संख्या फर्दर डिवाइड हो सकती है तो ज़रा चेक करो ये संख्या किससे कटेगी। तो फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे हम जिससे कट जाए। तो हम 3 से फिर से एक बार चेक करते हैं क्या नंबर 3 से कट रहा है। तो हमने देखा 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, मतलब ये नंबर अभी भी 3 से कट रहा है। तो इसको एक बार हमने 3 से फिर से काटा, 3 से भाग दिया, और ये कितनी बार जा रहा है इधर लिखेंगे। तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, ये 455 आ गया। अब 455 फिर से कट रहा है, ये किससे कट रहा है ज़रा एक चेक करो। तो ये 3 से कटेगा क्या, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, 3, अब 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से चेक करो, लास्ट में 5 आया है या 0 आया है तो वो नंबर 5 से कटेगा। तो ये 5 आया है तो 5 से पक्का कट जाएगा। इसको 5 से हमने काटा, तो देखो काटने के बाद ये बना क्या, ये हो गया 5 9 45 और 5 एकन्ने 5, ये 91 आ गया। अब 5 तो किसी संख्या से कटेगा नहीं, लेकिन 91 कट जाएगा। और किससे कटेगा बेटा, तो हमने देखा ये 7 से कट रहा था। वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 थी जिससे ये कट रहा था, क्योंकि हमने 3 से काट लिया, 3 से काट लिया, 5 से काट लिया, तो 5 के बाद वाले नंबर से चेक करेंगे, क्योंकि अब इससे छोटे नंबर से ये नहीं कटने वाला। तो 7 से हमने चेक किया तो कितनी बार गया ये, 7 से हमने भाग दिया तो ये 21, ये 13 आ गया, और 13 हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई। अब ये कटेगा नहीं, तो हमने क्या किया, इसको 13 से काट दिया, इसको 13 से काट दिया, और काटने के बाद जो भागफल आया वो हमारा 1 आ गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब तक भागफल हमारा 1 नहीं आएगा तब तक हम ये कैंसिलेशन करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने 13 से भाग दिया, भागफल 1 आ गया, काम हमारा ख़त्म। अब हम लिख पाएंगे इसको कि 4095, इसका गुणनखंड हमें क्या क्या मिला। तो ये वाले सारे गुणनखंड मिले, लेफ्ट साइड वाले जो लेफ्ट टहनी पे है, ये 4095 के गुणनखंड मिले। पहला गुणनखंड 3, अगला गुणनखंड फिर से 3, अगला गुणनखंड 5, और फिर अगला गुणनखंड 7, और अगला गुणनखंड 13। तो ये 4095 के गुणनखंड मिले जो कि अभाज्य गुणनखंड हैं, और इनको हमने इस बार भाग विधि से नहीं वृक्ष गुणनखंड विधि से निकाला। तो ये वृक्ष गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है, इस बात को नोट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं और कौन से टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, ज़रा उसको चेक करते हैं। तो इतनी बातें नोट कर लो। देखो बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कह रहा निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष से लुप्त संख्याएं याद कीजिए। यहाँ पे हमें कोई बॉक्स दिया है और बॉक्स में इस तरह से वृक्ष बनाया है, वृक्ष की जड़ भी हमें नहीं पता, इसके बाद इसकी एक तरफ की शाखाएं हमें नहीं पता, लास्ट वाली शाखा हमें पता है, ये 2 और ये 3 हमारी एक अभाज्य संख्या आ गई। उसने लास्ट वाली संख्या को विभाजित नहीं किया, तो घबराना नहीं, लास्ट वाला स्टेप हमने जो बताया अभी इसको हम विभाजित करके 1 लेके आते थे। ज़रूरी नहीं है, अगर कोई अभाज्य संख्या मिल गई तो उसको ना भी विभाजित करो तो भी हमारा काम चलेगा। मतलब इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या तो यहाँ पे 3 से विभाजित करके 1 ले आते, या तो चूंकि हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई, अब ये किसी ऐसे नंबर से विभाजित नहीं होगी कि इसको विभाजित करो कुछ और आए जो फर्दर कट पाए, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो ये हमारी अगर अभाज्य संख्या मिल गई तो हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 से काटा, 3 हमारी एक अभाज्य संख्या मिल गई, इन्होंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब ज़रा इस क्वेश्चन में समझना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच पाएंगे कि हम करें क्या। तो यहाँ पे देखा हमने कि भाई कोई नंबर था, हमें नहीं मालूम क्या नंबर था, लेकिन हमें ये पता लग रहा है कोई नंबर था जिसको 5 से काटा, और कुछ काटने के बाद कुछ भागफल आया होगा। भागफल क्या आया वो भी नहीं पता लगा, लेकिन फिर पता लगा ये भागफल आया है ये फिर से 5 से कट सकता था, और फिर से 5 से काटा और हमें फिर नहीं पता लगा भागफल कुछ आया, और जो भी भागफल आया उसको फिर 2 से काटा और फिर हमारा जो भागफल आया वो 3 आ गया। देखो यहाँ पे एक बात क्वेश्चन में गलत दी गई है,
देने का तरीका यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो छोटा नंबर लास्ट में आया है, मतलब 2 से लास्ट में काटो, ये काम पहले करना चाहिए एग्जामिनर को। बट कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो देखो, हम इस क्वेश्चन को उल्टा अगर सॉल्व करें, हमने कहा भाई ये कोई नंबर था, इस वाले बॉक्स को अगर चेक करें, इस बॉक्स में कौन सा नंबर बंद था, तो हमने कहा ये नंबर, जो भी नंबर था, इसको 2 से काटे हो 3 बार गया है। 2 से हमने भाग दिया, 3 बार गया, मतलब ये नंबर रहा क्या होगा, 2 से किसी नंबर को काटो और ये 3 बार चला जाए, 2 से भाग किया, 3 बार गया, मतलब ये नंबर जो x रहा होगा ये 2 गुणे 3 रहा होगा, ये 6 रहा होगा, मतलब ये नंबर हमें 6 मिल गया। ठीक, ये बात हमें क्लियर हो गई कि ये नंबर 6 मिल गया। और ये बात हमें पता है कि अगर 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये बात हमें कई सारी बातों के थ्रू हम इस बात को पता कर सकते थे। बात नंबर 1। अब एक बॉक्स को हमने पता कर लिया कि इसमें जो नंबर था वो 6 था, लेकिन इसके ऊपर वाला बॉक्स क्या होगा, भूल जाओ ये वाली लाइन, भूल जाओ ये वाली लाइन, ऐसी कोई संख्या थी। अब यहाँ पे देखो, इस बॉक्स में देखो, इस बॉक्स में कोई नंबर था, हमें पता नहीं वो नंबर कौन सा था, लेकिन एक बात पता है, इस वाले बॉक्स के नंबर को हमने 5 से विभाजित किया और 6 बार गया। ये वही संख्या है जिसको हमने 5 से विभाजित किया और 6 बार में पूरी तरह से कट गया। तो बेटा फिर से वही बात कि किसी नंबर x को 5 से विभाजित करोगे, 6 बार जा रहा है और वो पूरी तरह से कट जा रहा है, तो मतलब वो नंबर कौन सा रहा होगा, 5 गुणे 6। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ गया, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, मतलब ये वाला जो नंबर, इस वाले बॉक्स में जो नंबर आया वो रहा होगा 30, ये नंबर 30 रहा होगा। अब ये बॉक्स भी हमें नहीं पता था, वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ अपनाएंगे। इन दोनों बॉक्स का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहले बॉक्स का नंबर मिल जाएगा, और 5 गुणे 30 मतलब 150, ये नंबर रहा होगा 150। तो इस तरह से हमने इस वृक्ष गुणनखंड से जो लुप्त वाले पद थे, और लुप्त वाले पद कौन कौन से थे, ये जिस बॉक्स पे रेड कलर का टिक लगा है ये हमारे लुप्त बॉक्स थे, और हमने इन नंबर्स को पता कर लिया। कैसे पता किया, हमने कहा भाई लास्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस नंबर को 2 से भाग किया गया था, 3 बार गया था, नंबर पूरी तरह से कट गया था, मतलब 2 और 3 का गुणा कर दो तो ये नंबर मिल गया। इस वाले बॉक्स में इस 5 से भाग किया गया था, 6 बार गया था, पूरी तरह से कट गया था, मतलब 5 और 6 का गुणा कर दो 30 मिल जाएगा। इस वाले बॉक्स को जब हमने देखा 5 से भाग किया गया, 30 बार गया, मतलब इन दोनों को गुणा कर दो, ये वाले बॉक्स का नंबर मिल जाएगा। ये प्रोसीजर हमने अपनाया और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। 1 नंबर बात। अगला क्वेश्चन जरा देखो। अब यहाँ पे 2 बॉक्स हमारे पास, इस क्वेश्चन में बेटा 2 बॉक्स हमारे पास थे जिनको फिल करना था, बॉक्स नंबर ये और बॉक्स नंबर ये। इन दोनों बॉक्स के नंबर हमें नहीं पता थे, लेकिन एक बात तो पता थी कि जो फाइनल बात थी वो 3 × 7 आई थी। इस बॉक्स को पता करने के लिए हम क्या करते, हमने कहा भाई ये नंबर, ये कोई बॉक्स था, इस बॉक्स को 2 से भाग किया गया, कुछ बार गया होगा, एक बॉक्स मिला, जो हमें नंबर नहीं पता, तो हमने फिर कहा भाई जो नंबर बॉक्स में आया था वो फिर से अभी किसी संख्या से कट रहा था, तो हमने उसको 3 से भाग दिया, 7 बार गया, तो हमें ये दोनों बॉक्स बता दो। ऐसे केस में हम फिर बेटा इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करेंगे। हमने कहा भाई इस बॉक्स को 3 से जब तुमने भाग दिया तो 7 बार गया, तो ये बॉक्स में कौन सा नंबर रहा होगा, तो इस बॉक्स में बेटा इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो वाला नंबर हमें मिल जाएगा जो इस बॉक्स में रहा होगा। तो हमने इसको 7 × 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 21 मिल गया। अब ये नंबर 21 मिल गया, इस बॉक्स को भूल जाओ, इस बॉक्स को भूल जाओ, आगे बढ़ो। तो हमने देखा भाई ये वाला बॉक्स भी अभी एम्प्टी है, इसमें भी नंबर हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमने देखा इस वाले बॉक्स को अगर 2 से भाग किया गया था तो 21 बार ये गया था, मतलब कि इन दोनों बॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला बॉक्स मिल जाएगा, और इस वाले बॉक्स के मल्टीप्लाई किया हमने, जब 2 × 21 किया तो 21 दूना 42, ये नंबर हमको मिल गया 42। तो इस वाले बॉक्स में संख्या 42 थी, जिसको 2 से भाग दिया गया तो 21 बार गया, 21 फिर से कट सकता था, इसको 3 से भाग दिया और 7 बार गया। इस तरह से हमने इन जो बॉक्स में मिक्सिंग नंबर थे, जो हमें खाली स्थान दिया गया था, हम इसको भर पाए।
ऐसे बॉक्स हमारे एग्जाम में आते हैं और हमको भरना रहता है। या तो यहाँ पे बॉक्स भरवाएगा या तो कोई वो XY टाइप का नंबर दे देगा। जैसे इस बात को नोट कर लो, उसके बाद हम XY के टर्म में एक क्वेश्चन चेक करें जरा। देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन सबसे पहला नंबर x था, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा था। हमने उसको 2 से भाग दिया, y बार गया। y फिर से कट सकता था, y को 3 से भाग दिया और ये 1855 बार गया। हमने देखा 1855 फिर से 5 से कट सकता था, 5 से हमने इसको भाग दिया, 371 बार गया। 371 को हमने 7 से भाग दिया, z बार गया। और z हमारी कोई अभाज्य संख्या आ गई, या यहीं तक की बात हमें करनी थी। तो अगर बेटा हम इसके सॉल्विंग प्रोसीजर की बात करें, अगर z की बात करें, z की, तो z हमको मिला कैसे होगा। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 371 को 7 से भाग दिया हमने, z बार गया। तो z की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, 371/7। इस बात को समझ पा रहे हो या नहीं। इसका अभाज्य गुणनखंड हमने किया, 7 से भाग दिया, z बार गया। तो हमने वही किया, 371 को हमने 7 से भाग दे दिया। तो ये देखो 7 से ज़रा भाग दो इसको, तो ये बन जाएगा 7 × 5 = 35 और 2 37 और 7 × 3 = 21, 53 बन गया। मतलब जो z की वैल्यू आई वो हमारी 53 हो गई। z की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 53। ये z को हमने सॉल्व कर लिया। अब ऊपर आओ, ये नंबर हमें नोन है, ये वाले नंबर भी हमें नोन है, ये y। अब देखो y कोई नंबर था और इसको हमने 3 से भाग दिया, 1855 बार गया, नंबर पूरी तरह से कट गया। मतलब y को ऐसे समझो कि y हमारा कोई नंबर था, इसको हमने 3 से भाग दिया और 1855 बार गया, ये नंबर पूरी तरह से कैंसिल हो गया, कुछ टर्म के बाद कट गया होगा। तो अगर हम y की वैल्यू पता करना चाहें तो हम कह सकते हैं भाई ये इंटू ये बराबर y। तो अब हम y की वैल्यू अगर पता करना चाहें बेटा, तो y को हम लिख पाएंगे y बराबर 3 × 1855 और इसका गुणा कराओगे जरा, देखो बनेगा क्या, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 = 16, ये 5 है, ध्यान रखना। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 = 16 और 3 × 8 = 24, 1 × 25, 3 × 3 = 2 × 5, मतलब ये 5565 बन जाएगा। तो जो y की वैल्यू हमारी आई, ये हमारी आ गई 5565। y बराबर हमने लिख दिया 5565। अब जरा देखो, ये x था, ये x था, अभी ये हमें पता नहीं था, लेकिन हमें ये पता लग गया कि भाई x को 2 से डिवाइड किया तो y बार गया, मतलब 5565 बार गया। फिर से वही बात कि किसी नंबर को एक नंबर से डिवाइड किया, इतनी बार गया, तो वो नंबर क्या रहा होगा। हमने कहा इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करा लो, तो x की जो वैल्यू आएगी, x बराबर हमारा आ जाएगा 2 × 5565 और इसका गुणा करोगे तो ज़रा देखो आ क्या जाएगा, 2 × 5 = 10 के 0, 2 × 6 = 12, 1 × 13, 2 × 5 = 10, 1 × 11
और 2 पंचे 10 11, ये 11,130, मतलब x की जो वैल्यू हमारी आई वो आ गई 11,130। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये 2 नंबर हमको फ्री का दे के जाता है। तो बेटा इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो हमें करनी नहीं थी, एक छोटी सी बात थी, बस एक बार कॉन्सेप्ट को हमें समझना था, समझ लिया हमने, अब कोई भी क्वेश्चन हमसे आराम से बन जाएगा। यही 3 टाइप का नंबर हमारे यहाँ एग्जाम में आता है, या तो भरने को आ जाएगा, या तो एक्स वाई करके वैल्यू दे देगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो जिस नंबर से कटेगा कुछ बाहर जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। बस यही बात हमें ध्यान रखनी है। ये नंबर अगर किसी नंबर से कटा तो कितनी बार गया, ये दिख गया यहाँ पे। इन दोनों का गुणा करोगे ये मिलेगा, इन दोनों का गुणा करोगे ये मिलेगा, इन दोनों का गुणा करोगे ये मिलेगा, इन दोनों का गुणा करोगे ये मिलेगा। इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बेटा किस तरह से इन्हीं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं। तो बेटा अभाज्य गुणनखंड की सहायता से संख्याओं का LCM और HCF तो निकालना हम लोगों ने क्लास 6 और 7 में सीखा था, बट वही पुराना मेथड हम एक नए तरीके से यूज करेंगे, चूँकि हम क्लास हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे कोई नई बात तो हमको नहीं बताई जा रही है, लेकिन पुरानी ही बातों को जो हमने पढ़ रखा है उसको एक नए तरीके से इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताया गया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग अभाज्य गुणनखंड की सहायता से संख्याओं का LCM और HCF निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग संख्याओं के LCM और HCF में रिलेशन भी बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग अगली बात करेंगे।